स्वागत है आपका मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 9 में, जहां आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से पहले सॉल्यूशन के टर्म को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करना है, राइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से पहले हम लोग सॉल्यूशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, अब सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप के मिक्सचर से बनते हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। बट इस टॉपिक में हम लोगों को होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में डिस्कस करना है और बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, राइट। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन जो लिखेंगे, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more components या two or more substances, राइट। अब हम लोग को इस सॉल्यूशन में ना बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। तो क्या लिखेंगे, अ सॉल्यूशन consisting of two components या two substances are called binary solution। मतलब वैसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट या दो सब्सटेंस से बने होते हैं, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन जो बने हैं इसमें दो कंपोनेंट जो है, एक कंपोनेंट क्या है आपका सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट क्या है सॉल्वेंट। तो अब हम लोग सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे इन सॉल्यूशन the component present in large quantity in solution, the component present in large quantity is called solvent, and the component present in a small quantity is called solute। मतलब सॉल्यूशन में जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेंगे सब्सटेंस या कंपोनेंट, तो उस सब्सटेंस या कंपोनेंट को हम लोग क्या कहेंगे सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में रहेंगे तो उस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहेंगे सॉल्यूट, राइट। आगे समझिए, a solution consisting of a dissolved substance called solute, and the substance in which solute is dissolved is called solvent। मतलब a solution consisting of a dissolved substance called solute, मतलब जो सॉल्यूशन में डिसॉल्विंग सब्सटेंस होते हैं तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे सॉल्यूट सब्सटेंस, एंड द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कराते हैं तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे सॉल्वेंट, राइट। आगे समझिए, तो यहां पर एक कंपोनेंट लिया शुगर और दूसरा कंपोनेंट लिया हमने वाटर, और यहां से क्या बनाया
सीरम, राइट। तो ये कंपोनेंट जो है वो लेस अमाउंट में रहेगा और ये कंपोनेंट जो है वो मोर अमाउंट में रहेगा। तो ये जो लेस अमाउंट में है वो कंपोनेंट क्या कहलाएगा, सॉल्यूट, और ये कंपोनेंट जो मोर अमाउंट में है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। ये जो है वो डिसॉल्विंग सबस्टेंस है, डिसॉल्विंग सबस्टेंस है। तो ये क्या है, सॉल्यूट सबस्टेंस। और ये क्या है, ये जो सॉल्वेंट है वाटर, वो सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व कर रहा है। तो वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। और ये जो सिरप जो बन रहा है वो सिरप क्या है, सॉल्यूशन है, राइट। तो जो डिसॉल्विंग सबस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट। और जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कराता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्वेंट। जो लेसर अमाउंट में है सॉल्यूशन में प्रेजेंट उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूट। जो लार्ज अमाउंट में है सॉल्यूशन में प्रेजेंट तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्वेंट, राइट। अब जो टॉपिक है वो टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के टर्म को समझना है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के टर्म को समझने से पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझेंगे, राइट। तो हेडिंग देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को दो टर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे, एक सॉल्वेंट के मास में और एक सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolves in unit volume of solution, unit volume of solution is called concentration of solution, concentration of solution। और दूसरा क्या है, the amount of solute, the amount of solute dissolves in unit mass of solvent, unit mass of solvent is called concentration of solution, is called concentration of solution, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये दो फॉर्मूला बनेगा फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, आगे समझिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के टर्म के बारे में कि कौन कौन से टर्म से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। जिसका फर्स्ट टर्म है परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ। और परसेंटेज स्ट्रेंथ में हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज के बारे में, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे m बाई m परसेंटेज या w बाई w परसेंटेज। सेकेंड टॉपिक जो पढ़ेंगे इसमें वो वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, जिसको डिनोट करेंगे v बाई v परसेंटेज से। और तीसरा मास वॉल्यूम परसेंटेज से, मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग लिखेंगे m बाई v परसेंटेज या w बाई v परसेंटेज, राइट। सेकेंड जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म बनेगा वो बनेगा क्या, मोल फ्रैक्शन,
थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एक्स से, थर्ड जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म बनेगा वो बनेगा मोलारिटी, फोर जो बनेगा वो बनेगा मोलारिटी, और फिफ्थ जो बनेगा वो बनेगा नॉर्मेलिटी, और सिक्स जो बनेगा वो पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे और मोल फ्रैक्शन के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, समझिए, जिसका फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज स्ट्रेंथ। अब हम लोगों को परसेंटेज स्ट्रेंथ के बारे में समझना है, तो क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ, पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज स्ट्रेंथ। क्योंकि यहां पे ना परसेंटेज की बात कर रहा है, तो पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज स्ट्रेंथ। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ में हम लोगों को मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में समझना है, जिसका फर्स्ट टॉपिक है मास परसेंटेज। तो क्या लिखेंगे? द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolves in 100 gram of solution. 100 gram of solution is called mass percentage। कहने का मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम रहेगा वो उसका मास परसेंटेज कहलाएगा। एग्जाम्पल को समझिए, 30% W by W of HCl solution, 30% W by W of HCl solution। कहने का मतलब कि 30% है ना HCl solution का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ HCl, मास ऑफ HCl, तो 100 यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन जो है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, तो 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो मास ऑफ HCl, तो 100 का 30% कितना? 30 ग्राम, ग्राम में। राइट, तो यहां पर सॉल्वेंट का मास कितना रहेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो 100 माइनस 30, इट मींस दैट mass of solvent equal to 70 ग्राम। ओके, आगे समझिए। अब यहां पर मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? मास परसेंटेज का फॉर्मूला, तो मास ऑफ सॉल्यूट जिसको हम डिजोल्व कराएंगे इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये रहा आपका मास परसेंटेज। राइट, अब इसी मास परसेंटेज को हम लोग W बाई W परसेंटेज या M बाई M परसेंटेज से डिनोट करते हैं। अब 30% W बाई W का मतलब क्या हुआ कि 30% जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट है, और 100% में मास ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन वो क्या रहेगा? 100 ग्राम, और सॉल्यूट कितना बन जाएगा? 30 ग्राम। तो ऊपर वाला टर्म जो रहेगा वो डिजोल्विंग सबस्टांस का, डिजोल्विंग सबस्टांस का, और डिजोल्विंग सबस्टांस जो होते हैं वो होते हैं सॉल्यूट। राइट, और नीचे जो टर्म रहेगा वो टर्म होते हैं सॉल्यूशन का। ओके, आगे समझिए।
अब यहाँ पर कैलकुलेट द मास परसेंटेज W by W if 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पर मास परसेंटेज निकालना है। सपोज दैट अगर मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालना हो, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज का मास परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ ग्लूकोज बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन करने का मतलब क्या, ग्लूकोज वाटर में गया तब तो सॉल्यूशन बना, तो इसका मतलब मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, कहने का मतलब मास ऑफ ग्लूकोज प्लस मास ऑफ वाटर। और यहां पर परसेंटेज की बात कर रहा है तो यहां पर क्या करेंगे, इंटू 100, राइट। तो मास ऑफ ग्लूकोज, मास कितना है तो 10 ग्राम है, अपॉन 10 प्लस 90 इंटू 100, तो क्या लिखेंगे 10/100 इंटू 100, तो ये से ये कैंसिल आउट, तो ये बन गया 10%। ठीक, तो ग्लूकोज का मास परसेंटेज कितना है 10। शॉर्टकट में क्या करेंगे 90 प्लस 10 100 और 100 का 10% 10। ओके, आगे समझिए। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो क्या लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, जिसका निकालना उसका मास बाय टोटल मास इनटू 100, तो क्या लिखेंगे मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4 इंटू 100। तो मास ऑफ बेंजीन कितना है 22/22 प्लस 122 इंटू 100, तो 22/144 इंटू 100 ऐसे निकालेंगे, राइट। अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालना, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालना, तो क्या लिखेंगे मास ऑफ CCl4 बाय मास ऑफ CCl4 प्लस मास ऑफ बेंजीन इंटू 100। अब CCl4 का मास कितना है तो 122 ग्राम है, राइट। तो क्या लिखेंगे 122/122 प्लस 22 इंटू 100, तो 122/144 इंटू 100। यहां से कैलकुलेशन करेंगे जो आएगा सो परसेंटेज आंसर रहेगा, और यहां भी कैलकुलेशन करेंगे जो आएगा सो इसका परसेंटेज रहेगा, राइट। आगे समझिए। अब है आपका टर्म वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको डिनोट करते हैं V/V परसेंटेज। ओके, समझिए वॉल्यूम परसेंटेज। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट in ml dissolves in 100 ml of solution. The volume of liquid solute in ml dissolves in 100 ml of solution is called volume percentage. Right? Example समझिए। Suppose that अगर 10% of NaOH solution लिखा हो, 10% of NaOH solution, इसका मतलब क्या हुआ NaOH solution, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml है। वॉल्यूम ऑफ NaOH, अब 100 का 10% कितना रहेगा तो 10, तो NaOH का वॉल्यूम कितना रहेगा 10 ml। तो वॉल्यूम ऑफ
अब यहाँ पर ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना रहेगा? तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट इन ml, तो सॉल्वेंट जो रहेगा वो 90 ml रहेगा। ओके, तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? V बाई V परसेंटेज का, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये रहा आपका वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, राइट? आगे समझिए, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम मींस 10% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन कहने का मतलब कि यहां पर सॉल्यूशन जो है वो 100 ml का है, राइट? और यहां पर 10% है, तो 100 का 10% कितना रहेगा? 10। तो 10 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही तो सही है। इसके फर्स्ट वाला जो एग्जांपल लिखे थे यहां पर, आप यहां पर 10 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन के जगह पे आप यहां पर इथेनॉल लगा देंगे, वाइन, राइट? ये रहता है वाइन। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल जो रहेगा वो यहां पर क्या बन जाएगा? 10 ml। ओके, आगे समझिए, मास वॉल्यूम परसेंटेज को अब हम लोग समझेंगे। मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? तो लिखेंगे द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolves in 100 ml of solution. It is defined as the mass of solute in gram dissolves in 100 ml of solution is called mass volume percentage. Right? Example समझिए, 20% of NaOH solution means volume of solution यहां पर कितना है? 100 ml है, ठीक? और मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH कितना है यहाँ पे? 20 ग्राम है, क्योंकि 100 का 20%, 20। तो यहां पर मास ऑफ, अगर आपसे पूछ ले सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम और मास का रिलेशन डेंसिटी पता है, राइट? समझिए, तो क्या लिखेंगे? लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डी ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डी ग्राम पर ml। तो यहां से एक फॉर्मूला आपको पता होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डी इंटू बी होगा। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? अभी जस्ट हमने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो कंसीडर किया है वो डी ग्राम पर ml। तो यहां पर क्या लिखेंगे? डी ग्राम पर ml इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या था? 100 ml। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 100 ml। अब ये ml ml कैंसिल आउट, तो 100 इंटू डी ग्राम लिख लेंगे, राइट? तो ये बन गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर आपको मास ऑफ सॉल्यूट पता है 20 ग्राम है, ये जो है ना वो 20 ग्राम है। तो यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा?
तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100 इंटू डी ग्राम माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, तो 100 इंटू डी माइनस 20 ग्राम। तो इस टाइप से हमने आपको मास ऑफ सॉल्यूशन बताया और मास ऑफ सॉल्वेंट बताया। तो किसी एक टर्म में हम लोग रखते हैं क्वेश्चन में, मतलब अगर सारे टर्म अगर मास में हो तो मास में, नहीं तो वॉल्यूम में हो तो वॉल्यूम में, राइट। आगे समझिए, अब हम लोग मोल फ्रैक्शन को समझेंगे। मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या, किसी एक कंपोनेंट में एक पार्ट कहने का मतलब, एक सपोज एक क्वाइन है, तो एक क्वाइन में एक 25 पैसा जो रहता है, 25 पैसा जो 25% है, 25 पैसा जो 25% है, वो एक क्वाइन का क्या है फ्रैक्शन टर्म है, वो एक क्वाइन का क्या है फ्रैक्शन टर्म है। उसी तरह एक मोल में ना फ्रैक्शन टर्म निकालना है, तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ moles of one component and total moles of solution। मोल फ्रैक्शन डिफाइन कैसे करेंगे, किसी कंपाउंड में या टोटल मोल में किसी एक मोल और टोटल मोल का रेशियो जो रहेगा वो मोल फ्रैक्शन रहेगा। कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के किसी एक कंपोनेंट के मोल बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय एक्स। किससे डिनोट करेंगे हम लोग, एक्स से डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन को, राइट। आगे समझिए मोल फ्रैक्शन को, सपोज दैट मोल ऑफ solute equal to N1 and mole of solvent equal to N2, तो मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा N1 प्लस N2। सपोज दैट अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो जिसका निकालना हो मोल फ्रैक्शन उसका मोल बाय टोटल मोल, तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो क्या लिखेंगे, N1 बाय N1 प्लस N2। ओके, सपोज दैट अगर निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। ओके, मोल ऑफ सॉल्वेंट, और ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो नोट में एक बात क्या लिखेंगे, समझिए, नोट में जो बात लिखेंगे वो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, द सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। क्यों लिखेंगे,
क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहां लिखेंगे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और अभी जस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकाले थे, तो सॉल्यूट के लिए N1 by N1 प्लस N2 और सॉल्वेंट के लिए N2 by N1 प्लस N2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के जगह पर N1 by N1 प्लस N2 और यहां पर सॉल्वेंट के जगह पे N2 by N1 प्लस N2। जब यहां से एलसीएम लेंगे तो N1 प्लस N2, तो यहां से N1 प्लस N2, तो N1 प्लस N2 by N1 प्लस N2 will be 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन will be equal to 1। तो यही टर्म को हमने नोट में लिखा है, the sum of mole, total mole fraction of solution या the sum of mole fraction of all component present in solution is equal to 1। राइट, आगे समझिए। अब एक और बात लिखेंगे नोट डाल के, मोल परसेंटेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100। जब भी आपको निकालना हो मोल परसेंटेज, तो मोल फ्रैक्शन को ना आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मोल परसेंटेज निकल जाएगा। राइट, आगे समझिए। अब यहां पर क्या, फॉर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल को समझिए कैसे। लेट मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 3 एंड मोल ऑफ इथेनॉल इक्वल टू 1। राइट, अगर यहां से अगर आपको निकालना क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर। तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ इथेनॉल 1 by 1 प्लस 3, तो 1 by 4, तो 0.25 रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो वाटर का, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ वाटर बाय मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ इथेनॉल। राइट, तो यहां पर कितना है वाटर का, 3 by 3 प्लस 1, तो 3 by 4 बोले तो 0.7। राइट, अगर मोल परसेंटेज निकालना हो, मोल परसेंटेज ऑफ वाटर, तो क्या करेंगे, 0.75 को 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 75%। अगर मोल परसेंटेज निकालना हो, मोल परसेंटेज निकालना हो, मोल परसेंटेज ऑफ इथेनॉल का, तो क्या लिखेंगे, 0.25 इंटू 100, 25%। इस टाइप से मोल परसेंटेज निकाल लेंगे और मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब एक क्वेश्चन है, इन अ सॉल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज 0.25, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन है, राइट, अब एक सॉल्यूशन में ना एक नाइट्रोजन है और दूसरा कोई एक मॉलिक्यूल है, सपोज एक्स मान लीजिए। ठीक, अगर इसका अगर मोल फ्रैक्शन 0.25 है तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा, तो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है 1 के इक्वल। तो ये और ये कंपोनेंट से सॉल्यूशन बना है, तो इस कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन 0.25 है तो 1 माइनस 0.25 रहेगा।
अदर कंपोनेंट का, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.75। तो यहाँ पर अदर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो रहेगा वो 0.75, राइट। नेक्स्ट है आपका ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है, समझिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इफ अ सब्सटेंस ए डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर बी एंड सी, अगर एक सब्सटेंस ए को डिसॉल्व कर दे मिक्सचर ऑफ बी एंड सी में, तो एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, और इस सॉल्यूशन में ए बी एंड सी जो है उसका मोल दे रखा है विथ देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स एज Na, Nb and Nc, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इन द सॉल्यूशन। तब इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ C निकालना है, तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इक्वल टू मोल ऑफ C बाई टोटल मोल, तो मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B प्लस मोल ऑफ C, ठीक है। तो C के लिए मोल कितना दे रखा है, Nc, A के लिए Na, B के लिए Nb और C के लिए Nc, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C इक्वल टू Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास ऑफ बेंजीन इक्वल टू कितना ग्राम, 30 ग्राम, और परसेंटेज में है तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो कितना बनेगा 70 ग्राम, राइट। आगे से आपको निकालना क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बोले तो C6H6, तो मोल ऑफ बेंजीन अपॉन मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ CCl4। अब बेंजीन का मोलिकुलर वेट क्या होता है, C6H6 का मोलिकुलर वेट 22 प्लस 6 इक्वल टू 78, और CCl4 है ना, यहाँ पर CCl4 तो 12 प्लस 142, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 224 485 154, ठीक है। यहाँ पर 35.5 इंटू जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 4 20, 5 होगा 20 के 0 2 20 2 22 2 12 14, अच्छा ही है 142, तो आ जाएगा 154 मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो वेट यहाँ पर 30 ग्राम, मोलिकुलर वेट आपका कितना रहता है 78 अपॉन 30 बाई 78 प्लस CCl4 कितना दे रखा है 70 बाई 154। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जब निकालेंगे तो 30 बाई 78 इंटू यहाँ पर नीचे वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा 78 इंटू 154, और ये 78 निकल जाएगा तो 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 154 से, प्लस यहाँ से 154 निकल जाएगा तो 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 78 से, इसको यहाँ से यहाँ निकाल देंगे तो 30 इंटू 154 अपॉन 30 इंटू 154 प्लस 70 इंटू 78, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वो इसका आंसर रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का।